आज हम यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें हमारे पास सबसे पहला ही चैप्टर रहता है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हमारे पास जो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते थे उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास अलग अलग तरह की थी, ट्रायोड वॉल्व वाली थी, टेट्रोड वॉल्व एंड पेंटोड वॉल्व। और इसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करते थे और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था उसको मैनेज करते थे बाय चेंजिंग द पोटेंशियल। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये बहुत ही बल्कि थी, हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होती थी, ठीक है, और इनका लाइफ जो है वो लिमिटेड लाइफ होती थी और लो रिलायबिलिटी थी। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि लॉन्ग टर्म में ये यूज़ की जा सके, ठीक है। और अगर वोल्टेज चेंजेस आते थे बहुत ज़्यादा तो ये ख़राब भी जल्दी हो जाती थी। फिर हमारे पास 1930 में यह ऑब्ज़र्व किया गया कि जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स हैं और जो जंक्शन वो क्रिएट करते हैं, दे कैन बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। जो हम वेरिएशन चाहते थे फ्लो में, वो आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की हेल्प से भी चेंज कर सकते हो। फिर इसके ऊपर डिस्कवरी की गई, जंक्शन डायोड बनाए गए, ट्रांजिस्टर बनाए गए, और ये जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर जो तैयार किए गए इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। अब इनका एडवांटेज क्या रहा, जो जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर बने ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के थे, लो वोल्टेज पे काम करते थे और इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा थी, हाई रिलायबिलिटी थी। आप इनके ऊपर मतलब इनके ऊपर विश्वास कर सकते थे कि वोल्टेज चेंज होने से या कोई और चेंजेस होने से जल्दी ख़राब नहीं होने वाले थे, ठीक है। तो आज के टाइम में आप देख रहे हो, अगर आपने कभी पुराना टीवी देखा होगा तो आपने देखा होगा पीछे से वो कितना बड़ा होता था, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन आ गई है, टीवी का साइज़ बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। तो एक बेस्ट एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो कि पुराने टीवी में हम क्या करते थे, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करते हैं, CRT बोलते थे उनको। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास LED आ गए हैं, पहले LCD भी लगा यूज़ किए हमने बहुत टाइम पहले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर ने एक आपके रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया आपकी इंडस्ट्री में, जिससे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत ही हल्का हो गया है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे जो आपके कुछ टॉपिक रहते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे हम इसके अंदर ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी। जैसे मेटल कंडक्टर्स है, मेटल कंडक्टर आपको पता है हाई कंडक्टिविटी वाले होते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है। सिल्वर हम इसमें सबसे बेस्ट मटेरियल कंसीडर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कॉपर का यूज़ करते हैं। वो आपको पता है कि कॉस्ट की वजह से कॉपर आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए कॉपर मटेरियल को हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इंसुलेटर्स आते हैं। इंसुलेटर्स वो सॉलिड हैं जो लो कंडक्टिविटी के होते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक बीच में मटेरियल आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का क्या है, दीज आर दो सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इन बिटवीन मेटल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो कंडक्टिविटी पोजेस करते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर कह देते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की एक बहुत बड़ी एडवांटेज हमारे पास ये रहती है कि हम इनकी कंडक्टिविटी को वेरी कर सकते हैं बाय डोपिंग। आप डोपिंग इम्प्योरिटी ऐड करके इनकी जो कंडक्टिविटी है उसको वेरी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो आप उस तरह से डोपिंग करोगे, अगर आपको कम करंट चाहिए तो उस तरह से आप उसकी डोपिंग कर सकते हो। तो दैट मीन्स वेरिएशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इजीली की जा सकती हैं, इसलिए जो हम डिवाइसेस आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहला ही टॉपिक जो आपका करेंगे वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो है एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स। एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड का एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपने इसमें ध्यान में रखना है। इसके अंदर जो हमारी एनर्जी में चेंजेस हम लेते हैं वो लेते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे आप सिलिकॉन में लो, सिलिकॉन में आपके पास 3s2 और 3p2 आपके पास आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, ठीक है। ये आपके पास रहेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जिसमें s तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन आपका जो p है वो आपका क्या रहता है, वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहते हैं, जबकि आपको पता है इसमें 6n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। अब ये कहता है कि जब आपके एटम फ्री हैं, सिलिकॉन एटम आपने अलग से रखा हुआ है, तो आपका 3s2 और 3p2 जो एनर्जी है, लेवल्स हैं, इनके एक बीच में गैप रहता है। हम बोल सकते हैं कि ये 3s2 एनर्जी लेवल है और ये आपका 3p2 एनर्जी लेवल है। 3p2 एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा और 3s2 आपका थोड़ा कम होगा। पर ये कहता है कि जब आप इन एटम को मिला के एक क्रिस्टल बना लेते हो, तो क्रिस्टल बनाने से क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, जो आपको आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे के साथ जो एटम क्रिस्टल के अंदर जो नेबरिंग एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर करना शुरू कर देंगे।
एनर्जी शेयरिंग की वजह से उनकी जो एनर्जी की लेवल है उनकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, मॉडिफिकेशन होगी, और आप धीरे धीरे देखोगे कि जैसे जैसे एटम क्लोज आते जाएंगे, जो आपका 3s2 और 3p2 एनर्जी लेवल है जो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये अलग अलग हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, ऐसे फैलना शुरू होंगे कि वो मिक्स हो जाएंगे। जैसे स्प्रेड हम बोलते हैं कि स्प्रेडिंग होगी, ठीक है, स्प्रेडिंग होगी 3s2 एनर्जी लेवल की, और 3p2 की भी स्प्रेडिंग होगी, फैल जाएगा उनका एनर्जी लेवल, और वो इतने नज़दीक एक दूसरे के आ जाएंगे कि हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन आपके अब 3s के हैं और कौन से आपके 3p के हैं। और फर्दर अगर आप इसको क्लोज करते हो तो लास्ट में ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इंटरमिक्स होके ये फिर एनर्जी बैंड बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम आपके पास है, थोड़ा सा हम इसकी इंट्रोडक्शन सबसे पहले देंगे। देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम। जब आप अलग से एटम लोगे तो उनके एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होंगे कि ये 3s के इलेक्ट्रॉन है और ये आपके 3p के इलेक्ट्रॉन है। इफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल, अगर मैं एक क्रिस्टल बनाने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे एटम को नज़दीक लाऊंगा, दे बिगिन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे, लेकिन सिर्फ आउटर मोस्ट, ये आपने ध्यान रखना है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपकी जो इन्फ्लुएंस वो नहीं होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन वन एटम इन द क्रिस्टल। तो ये इसलिए होता है कि जो आपके वैलेंस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर होना शुरू हो जाते हैं क्रिस्टल के अंदर, एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करना शुरू कर देते हैं। To understand this modification of energy levels, consider a single silicon crystal containing n atoms. हमने एक सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल लिया जिसमें n atoms हैं। The process of splitting of energy level for silicon can be understood as follows. हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे if the interatomic spacing of silicon atom is very large. ये हमारा स्टेप रहेगा जिसको हम D कहते हैं। D से बाहर जो आपके 3s2 और 3p2 हैं वो आपके इंटरएटॉमिक स्पेसिंग में, इनके बीच में जो दो एटम के बीच का डिस्टेंस है वो डी का मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब दोनों एटम का जो डिस्टेंस है वो डी से ज़्यादा होगा, मतलब सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगी, इन दिस केस ईच एटम इन द क्रिस्टल बिहेव एज अ फ्री एटम। तो क्रिस्टल के अंदर जो एटम होंगे वो फ्री एटम की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, मतलब उनके ऊपर नेबरिंग एटम का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। फिर बी दूसरे स्टेप में कहते हैं कि व्हेन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर इज लेस देन डी बट ग्रेटर देन सी। ये हम दूसरा स्टेप लेंगे, डी से और सी के बीच में, सी से थोड़ा बड़ा और डी से छोटे, ठीक है। तो डी से कम डिस्टेंस आ जाएगा जब एटम के बीच में, लेकिन सी से थोड़ा ज्यादा होगा, तो उस केस में ये कहता है देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल आपको लगेगा स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं अभी तक। यहां तक आपको, इस पॉइंट तक जो एरो लगाया गया है, यहां तक हमें स्प्लिटिंग नजर नहीं आएगी। फिर ये कहता है जब आप सी पे पहुंच जाते हो तो क्या होगा, व्हेन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर इज इक्वल टू सी। जब आप दो एटम के बीच का डिस्टेंस और कम हो जाएगा, वो सी तक पहुंच जाएगा, तब क्या होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स बिकम्स एप्रिशिएबल। अब आपके जो दो एटम के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के इंटरेक्शन को महसूस करेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे। एज अ रिजल्ट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3s एंड 3p लेवल्स ऑफ ईच एटम स्टार्ट्स चेंजिंग। जो 3s और 3p की एनर्जी लेवल में डिफरेंस था, जो हम कह रहे थे कि 3p का अपना एनर्जी लेवल है और 3s का अपना एनर्जी लेवल है, अब वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो उनके बीच में गैप था वो अब कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। whereas there is no change in the energy level of electrons in the inner shells. जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है आपके 1s2 2s2 2p6, इनमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा। 3s2 और 3p2 सी पे क्या होंगे, थोड़े से नजदीक आना शुरू हो जाएंगे, इनके एनर्जी लेवल क्या होंगे, नजदीक आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये कहता है when the inter-atomic spacing r lies between b and c. जब अब आपने क्या किया, और एटम को क्लोज कर दिया, बी और सी में ले आए, तो आप यहां देख रहे हो कि अब 3s की जो एनर्जी हो बढ़ना शुरू हो जाएगी और 3p की थोड़ी सी कम होना, मतलब फैलना शुरू हो जाएंगे। 3s की एनर्जी ऐसी फैल गई, पहले एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब ये नीचे की तरफ भी फैल रही है और ऊपर की तरफ को भी फैल रही है। वैसे ही 3p की एनर्जी नीचे की तरफ भी फैलेगी और ऊपर की तरफ को भी। तो एक पॉइंट पे आपके जब बी पे आप पहुंच गए हो ऑलमोस्ट,
तो यहाँ पे आपको लगेगा कि 3s और 3p के बीच में जो एनर्जी गैप था वो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो यही हम इसमें देखेंगे। इन दिस वी गेट अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लेवल्स, 2n levels corresponding to a single 3s level atom, ठीक है, and 6n levels for a single 3p level of an isolated atom, ठीक है। अब आपके क्या होंगे, जो 2n लेवल्स होंगे s ऑर्बिटल के और 6n लेवल होंगे p ऑर्बिटल के, ये एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू 3s एंड 3p लेवल्स रिड्यूसेस द एनर्जी गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन 3s एंड 3p लेवल ऑफ फ्री एटम। पहले शुरू में 3s और 3p के बीच में गैप था, एनर्जी गैप, लेकिन यहाँ पे आने पे ये गैप आपका थोड़ा सा कम हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। फिर ये कहता है व्हेन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग r बिकम्स इक्वल टू b बट ग्रेटर देन a। अब ये कहता है कि अगर आपकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आपकी b के ऊपर आ जाती है, अब आपने बहुत और भी नज़दीक एटम को ले आए हैं आप लोग, और वो स्पेसिंग a से बड़ी है, ठीक है, b से छोटी लेकिन b के ऊपर, या b से छोटी कहेंगे लेकिन a डिस्टेंस से बड़ी है, तो क्या होगा, द एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3p लेवल्स कंप्लीटली डिसअपियर्स। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट, इस पॉइंट पे 3s की एनर्जी भी वही है और 3p की एनर्जी भी वही है, तो दैट मीन्स जो इनके बीच में गैप था, ये वाला गैप यहाँ से नीचे ऊपर का, ये गैप यहाँ पे आके डिसअपियर हो चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि कौन से इलेक्ट्रॉन आपके 3s के हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन आपके 3p के हैं, ठीक है। इन दिस केस वी हैव 4n एनर्जी फील्ड एंड 4n एनर्जी लेवल्स एम्प्टी। अब हमारे पास जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं 2s के और 2p के, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये आपके क्या होंगे, अब 4n यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे और 4n आपके कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएंगे। ये आपका बैंड डिफरेंस आना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। व्हेन इंटरएटॉमिक स्पेसिंग r बिकम्स इक्वल टू a, जब आपकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग a के बराबर हो जाएगी, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, तो उस केस में हमारे पास 2 लेवल्स बन जाएंगे, 2 बैंड्स बन जाएंगे, ठीक है। एक बन गया नीचे वाला बैंड और एक बन गया ऊपर वाला बैंड, जिनके बीच में गैप आ जाएगा जिसको हम Eg कहते हैं, एनर्जी गैप। एट दिस स्टेज द बैंड ऑफ 4n फील्ड एनर्जी लेवल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द 4n अनफील्ड एनर्जी लेवल्स बाय एन एनर्जी गैप कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, जिसको हम Eg कहते हैं, ठीक है। द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड द अपर अनफील्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब हमारे पास 2 बैंड बन जाएंगे, ये होगा कंप्लीटली फिल्ड, जो आपके 4n इलेक्ट्रॉन है वो सारे इसमें होंगे, ठीक है, और ये होगा आपका एम्प्टी बैंड CB, जनरली एम्प्टी रहेगा, पहले ये आपका फिल होना चाहिए, ये कभी एम्प्टी नहीं होगा, ये आपका फिल होना चाहिए, और ये आपका या तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं या ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है, ठीक है। तो फील्ड बैंड को हम वैलेंस बैंड कह देते हैं और आपका अनफील्ड बैंड जो रहता है वो होता है कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड को जो आपकी एनर्जी डिफरेंशिएट करती है, जो इनके बीच में एनर्जी गैप रहता है, उसको बोलते हैं Eg, एनर्जी बैंड गैप। तो ये है आपका एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फिर इसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, एनर्जी बैंड्स के ऊपर। तो ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले बात आती है फर्मी एनर्जी की। तो व्हाट इज फर्मी एनर्जी? इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जब आपका 0 केल्विन टेम्परेचर हो तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी पोजेस करेंगे, उसको नाम दिया जाता है फर्मी एनर्जी, ठीक है। और फर्मी एनर्जी आपकी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। तो हम बात कर रहे थे डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो मेटल्स में आपने, कंडक्टर्स में आपने ध्यान रखना है कि या तो आपका जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड तो हमेशा कंप्लीटली फील्ड होगा, लेकिन इस केस में कंडक्टर के केस में आपके कंडक्शन बैंड में भी आपके थोड़े से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसको हम पार्टली फील्ड कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो बोलने का मतलब ये होगा कि एनर्जी गैप इसमें 0 रहेगा, एनर्जी गैप होगा ही नहीं। एक तो ये केस होता है। दूसरा केस ये होगा कि जो आपका कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड के ऊपर, वैलेंस बैंड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, एक तो ओवरलैप दिखाया गया है, मतलब यहाँ तक आपका वैलेंस बैंड था और कंडक्शन बैंड इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इसको ओवरलैप्ड कंडक्शन बैंड हम कहते हैं।
तो इस केस में भी आपके पास कोई भी ईजी एनर्जी गैप नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका कौन सा केस, जब आपके कंडक्टर्स हैं। फिर बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर के केस में जनरली हम इंसुलेटर के केस में कहते हैं कि अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना आपने, जब भी एनर्जी बैंड गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो उस केस में जो आपके मेटल्स होंगे वो सारे इंसुलेटर्स होंगे, ठीक है। मेटल तो नहीं हम कहेंगे, जो भी सब्सटेंस आपके रहेंगे वो सारे के सारे इंसुलेटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ईजी है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें आपका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और एम्प्टी बैंड आपका अनफिल्ड है, ठीक है। और इस केस में यहाँ से यहाँ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए आपको इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जो एनर्जी बैंड, जब एनर्जी बैंड गैप 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, मतलब या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, लेकिन हम जनरली कहते हैं 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप दिखाते हैं मटेरियल, वो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, एम्प्टी बैंड आपका थोड़ा कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी रहता है, और जो गैप है इट इज़ बिटवीन 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जर्मेनियम का होता है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपका दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना कि जर्मेनियम का आपका कितना रहता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।